प्यारे छात्रों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण जो हमारा टीजीटी का सब्जेक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ाऊंगा। और पहले भी जो क्लासें चल चुकी हैं उसमें भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ बताया था। आज उसी से आगे का मैं आपको बताऊंगा और सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास से जोड़ूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि जब हमने इतिहास पढ़ा था उसमें सबसे पहले पढ़ा था पुरा पाषाण काल, उसके बाद आया था हमारा मध्य पाषाण काल और उसके बाद आया था हमारा नव पाषाण काल। जैसा कि आप जानते हैं नव पाषाण काल ईसा पूर्व से कम 10,000 वर्ष पूर्व के समय को नव पाषाण काल माना जाता है। इस नव पाषाण काल में बहुत बड़ी क्रांतियां हुई, जिसमें चाक का प्रयोग शुरू हुआ, अग्नि पर नियंत्रण पाया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू करी, पहिए का आविष्कार हुआ और कितनी ही ऐसी गतिविधियां हुई तो जो मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। और उसने जंगलों से निकलकर गांव बसाने शुरू कर दिए, सभ्यताएं बसने लगी, राजा लोकतंत्र स्थापित होने लगा, राजतंत्र स्थापित होने लगा और धीरे धीरे गांव बसने लगे। और गांव से धीरे धीरे जैसे इतिहास में पढ़ाया जा रहा है और गांव से धीरे धीरे नगर सभ्यता प्रारंभ हो गई। नगर सभ्यता जैसे कि हम जानते हैं एक साधारण भाषा में नगर सभ्यता किसे कहते हैं? नगर सभ्यता उसमें कहते हैं जिनमें पक्के मकान होते हैं। और ग्रामीण सभ्यता कौन सी कहलाती है? जिनमें कच्चे मकान होते हैं विशेषकर। लेकिन आज वर्तमान में देखें तो गांवों में भी पक्के मकान बनने लगे, एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन हजारों वर्ष से अगर हम देखें तो गांव में कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के थुओं के या फूस की झोंपड़ी वगैरह बनती थी और शहर में बनते थे पक्के मकान। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा नाम जो है ईंटों की सभ्यता या लखोरी ईंटों की सभ्यता। छोटी वाली जो ईंट होती है, एक होती है गुम्मा ईंट जो आजकल मकान में लग रही है और एक होती है छोटी ईंट। जो पुराने शहरों में रह रहे हैं उन्होंने देखा होगा कुछ पुराने मकान मिलते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी सी इतनी इतनी बड़ी टिक्की टाइप की ईंट मिलती है जिसे कहते हैं लखोरी ईंट। लखोरी माने लाहौरी, क्योंकि लाहौर की तरफ की है तो उसका नाम लाहौरी के नाम से लखोरी पड़ गया है। तो ये सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता ईंटों की सभ्यता थी। और ये जो बसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर भारत का जो नक्शा है, ये भारत का जो इस प्रकार से नक्शा है, तो यहां से एक नदी निकली है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी निकली है और यहां से एक दूसरी नदी है सिंधु नदी, ये इधर से चीन की तरफ से आई है। चीन की तरफ से भारत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये हमारी वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां से होती हुई ये इस प्रकार से नदी आई है। और ये अब जो ये जो इलाका है ये जो इलाका है ये पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान में पहले ये भारत में ही था और आज पाकिस्तान में चला गया है। ये नदी इस तरीके से गई है बहती हुई, इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसका नाम सिंधु नदी है और ये गई है और इस प्रकार से भारत में यहां तक ये, और यहां से ये समुद्र है और ये समुद्र में जाकर गिर गई है ये सिंधु नदी। इस सिंधु नदी पर हमारा जो है मोहनजोदड़ो इस वाले हाथ पर एक मोहनजोदड़ो नगर मिला है। और इधर से एक नदी आई है रावी नदी, जो सिंधु नदी में मिल गई है आकर के रावी नदी। और रावी नदी पर एक शहर मिला है हमारा इधर वाले हाथ पर हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। देखो ये है रावी नदी। तो हमारी दो नदियां हैं, एक है सिंधु नदी और एक है हड़प्पा नदी, वो रावी नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी पर जो बसा हुआ है वो है मोहनजोदड़ो और जो रावी नदी पर बसा हुआ है वो है हड़प्पा। अच्छा, ये जो दो शहर मिले हैं खुदाई में हमें प्राप्त हुए, बहुत रोचक इसकी घटना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ क्या कि यहाँ जो था, यहाँ से लाहौर से जो पाकिस्तान की राजधानी है, लाहौर से इधर की तरफ 1921 से पहले की
जो दो अंग्रेज भाई थे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो बीचा बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा। जब बहुत बड़ा जंगल पड़ा तो वहां के मजदूर को बुला करके, लोकल के जो मजदूर होते थे उन्हें बुला करके उसमें काम कराया जाता था। रेलवे लाइन क्योंकि पहले मशीन वगैरह तो थी नहीं, हाथ से काम होता था। तो उन मजदूरों को 2-3 टीले पड़े, बहुत बड़े बड़े टीले। तो उन मजदूरों ने क्या करा, वहां से खुदाई करने से मना कर दिया, भाई हम इसमें खुदाई नहीं करेंगे। कारण क्या था, वहां जो खुदाई करते थे उसमें चूड़ी, चटके और मटके मतलब घड़े के टुकड़े, चूड़ी के और ताबीज वगैरह के टुकड़े मिलते थे पड़े हुए। तो वो कहते थे भूतों का है। मोहनजोदड़ो माने मृतकों का नगर, मृतकों का टीला। तो ये मृतकों का टीला या भूत है। तो भारत के लोग, जैसे मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं, भारत के लोग भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जब मृतकों का टीला बताया, उन्होंने उधर काम करना बंद कर दिया, मना कर दिया। तो अंग्रेज जो दोनों भाई जिन्होंने ठेका लिया था रेलवे लाइन बिछाने का, वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने वहां जाकर निरीक्षण करा और उन्होंने वहां पाया, वहां चूड़ी, चटके, मटके और बहुत चीज ऐसी दबी हुई पड़ी थी। तो क्योंकि अंग्रेजों का जो दिमाग है वो विकसित होता है, वो भूत प्रेत में इनमें विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने सोचा जरूर ये कोई पुरानी सभ्यता है जो दबी पड़ी है। यहाँ बियाबान जंगल में चारों तरफ 100-100, 200-200 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, तो ये चूड़ी और ये चीज फेंकने कौन आएगा। अच्छा, हमारा भारत का जो आदमी है तो चूड़ी से, नींबू से, सिंदूर से, चक्कू से और ये काले धागे से, इन चीजों से ज्यादा घबराता है। वो सोचता है जादू टोने की चीजें, इससे तंत्र क्रिया हो जाती है। तो अब उसने क्या करा, वहां पर फिर लोकल के आदमी बुला करके खुदाई कराई। तो उस खुदाई में एक बहुत बड़ा शहर खुदाई में निकला, बहुत बड़ा शहर मोहनजोदड़ो खुदाई में निकला और पूरा शहर उसमें खुदाई में निकला। तो जितने भी सोने के आभूषण वगैरह और सोने की कीमती वस्तु मिली, उन सबको अंग्रेज ले गए और जो बाकी सामान था उसे भारतीयों ने अपने अध्ययन के लिए आज तक रखा हुआ है। तो ये जो मोहनजोदड़ो शहर है, ये जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर शहर है, ये मोहनजोदड़ो, और फिर कुछ दिन बाद एक खुदाई हुई, रावी नदी जो आ रही थी आगे सिंधु नदी में मिल जाती थी। ये हड़प्पा, एक दूसरे शहर की खुदाई हुई हड़प्पा की। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच में कम से कम जो है 700 किलोमीटर का अंतर है। कितने का? 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर के करीब का अंतर है दोनों में। 700 किलोमीटर दोनों के बीच में, ये बात याद रखने की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में, दोनों के बीच में जो है 700 किलोमीटर का अंतर है। तो जब वहां भी खुदाई करी गई, वहां भी ऐसी टीले मिले, तो दोनों शहर में जब खुदाई हुई तो करीब करीब एक सी चीज मिली। जैसे घड़े का नाप है एक ही नाप का मिला, चाक का नाप एक ही मिला, और जो कीलाकारी और कलाकारी कर रखी थी बर्तनों पर, वो ही वहां के बर्तनों में मिला। तो इससे ये बात साबित हुई कि दोनों शहर एक ही टाइम के। तो इस शहर में बहुत बड़ी कुछ प्राप्त हुई और बाद में इसके धीरे धीरे हम इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हमें क्या चीज इसमें मिली, क्या क्या चीज हमें इसमें प्राप्त हुई, कि इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता के ये सारे टॉपिक हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें अध्ययन के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, वो अध्ययन के टॉपिक हमारे क्या रहेंगे। पहला टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता के बसाने वाले कौन थे, कौन लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता को, नगर को बसाया। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता में वस्त्र किस प्रकार के थे, कपड़े किस प्रकार के थे, हथियार किस प्रकार के थे, यंत्र किस प्रकार के थे, किस देवता की पूजा होती थी, किस जाति के लोग रहते थे, परिवार क्या स्थिति थी, मकानों की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, राजतंत्र की क्या स्थिति थी, सिंचाई कैसे होती थी। सारे टॉपिक जो हमारे आज नगर में जरूरत पड़ती है, वो सारे टॉपिकों को हम उसमें अध्ययन करेंगे। तो वहां की जो वस्तुएं मिली हैं उन पर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो 1300 के करीब, कितने, 1300, 1300 के करीब वहां हमें लिखे हुए कुछ ऐसे ताबीज वगैरह मिले जिन पर कुछ लिखाई हो रही है। तो हम उन लिखाइयों को आज तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिन्हें हमने अनुमान से पढ़ लिया है। तो वो ये पता पड़ता है ये अक्षर वो है, तो उससे हमें ज्ञान हो जाता है। माना किसी चिड़िया पे कोई, अब आप अंदाजा लगाओ, माना कोई चिड़िया है और चिड़िया पर इस प्रकार का कोई निशान बना हुआ है, चिड़िया पर इस प्रकार का ये और ये ऐसा बना हुआ है, चिड़िया पे लिखा हुआ है इस प्रकार का। और दूसरी जगह चिड़िया मिली
एक और ऐसी चिड़िया का खिलौना मिला, उस पर भी ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शब्द है ये च हो गया, ये क्या हो गया, च हो गया चिड़िया। तो अरे अब ऐसा ही शब्द हमें कहीं दूसरी वस्तु पर मिला तो हम मान लेंगे च है, क्या है, च। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रयास करे, विद्वानों ने बहुत मेहनत करी है। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं, अक्षर ऐसे भी हैं जिनकी थोड़ी बहुत पहचान हो गई है और प्रमाणित भी हो गई। माना एक चीज पर जो चीज लिखा हुआ मिल रहा है, ऐसी चीज पर दूसरी चीज पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ मिल रहा है, तो उससे उन शब्दों की कुछ पहचान हो गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक भी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, क्योंकि वो जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, चित्र बना करके उसको बनाया गया है। माना जैसे वो जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो जाने के लिए इस प्रकार का उन्होंने चित्र बनाया है, जाते हुए का चित्र दिखाया है। अब जैसे गाय दिखाई है तो गाय का ये इस प्रकार से ये चित्र बनाया है, ये इस प्रकार का चित्र बनाया है गाय का, ये रहा। तो इस प्रकार की लिपि है। तो अब जैसे कोई धनुष है तो धनुष के लिए धनुष ही बना दिया है, अगर धनुष लिखना है तो उसके लिए धनुषी टाइप का बना दिया, वो धनुष बना दिया। तो इस प्रकार की हमें लिपि प्राप्त हुई है। तो ये जो शहर है इसमें बहुत रोचक चीजें मिली हैं, और ये शहर को अगर देखा जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही रचनात्मक है। वो यहाँ के लोगों को ये कहा जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे उनका दिमाग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बहुत ही विकसित हो चुके थे। अच्छा, इससे पहले जो हमारे विद्वान थे ये 1921 में पता पड़ा, आज से मान लो 100, अब 1900, अब 2023 चल रही है, तो आज से 102 साल पहले, आज से लगभग 102 साल पहले 1921 में, तो 102 साल पहले इस शहरों की खुदाई हुई, खोज हुई। तो इससे पहले ये माना जाता था जो सिंधु, जो भारत में जो नगर सभ्यता थी वो वैदिक काल से शुरू हुई। वैदिक काल कब आया, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया। तो ये माना जाता था शहरों, जो शहर बसने शुरू हुए वो वैदिक काल से हुए, और इससे पहले लोग ये ऐसा ही पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो वो हमारी जो अवधारणा थी वो बिल्कुल क्या हो गई, गलत हो गई। अब हमारा ये हम माना जाने लगा कि भारत में जो शहर थे वो वैदिक काल, जब रामायण महाभारत लिखी गई उससे पहले ही बनने शुरू हो गए थे। तो ये चीज हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर, सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं नगर सभ्यता, नगर कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है उसमें जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं, कम से कम 40-40 फुट की चौड़ी है, और दूसरे वो कहीं भी तिराया नहीं है उस शहर में, क्योंकि हर जगह क्या मिला, चौराया मिला है। चौराया जब बनता है जब कोई नक्शे से शहर बसाया जाता है, तो इसका मतलब जो योजना बसाई गई वो पूरे नक्शे से बनाई गई। ऐसे नहीं जैसे आजकल गांवों में और प्लॉट कट रहे हैं, आजकल शहरों में हम देखा गाँव में एक ने अपनी प्लॉट काट दिए, दूसरी गली मिल गई, वहां से उनने अपनी कहीं, एक ने आगे तो गली बना दी 10 फुट चौड़ी, पीछे वाले ने गली बना दी 20 फुट चौड़ी, गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो वहां क्या सारी सड़कें 40-40 फुट चौड़ी हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पर जो है खरंजा लगा हुआ है। खरंजा किसे कहते हैं, जो ईंटों की सड़क है, ईंट बना करके ईंट लगाई गई है, ईंटों का खरंजा लगाया गया है। तीसरी बात, वहां जो नाली है वो नाली सब ढकी हुई है। जैसे बड़े बड़े शहरों में जो नाली होती है, दिल्ली में और ये चंडीगढ़ में, बेंगलोर वगैरह में जो नालियां होती हैं वो हमारे शहरों की तरह खुली हुई नहीं रहती, उन पर पत्थर ढके रहती है। तो उस समय के लोगों ने इतनी मतलब सभ्यता विकसित हो चुकी थी कि नालियां भी क्या हो रही हैं, ढकी हुई हैं, वो पत्थरों से ढक दी गई हैं नालियां। अच्छा, पानी निकलने की व्यवस्था थी। दूसरे कुछ मुख्य बातें ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आपको नोट्स टेलीग्राम पे आ जाएंगे, उन्हें आप पढ़ लोगे। कि घरों के जो दरवाजे हैं वो डायरेक्ट मेन सड़क की तरफ नहीं है, जैसा आजकल हम देखते हैं ना, मेन सड़क पर लोग प्लॉट लेते हैं और पहला घर का दरवाजा मेन सड़क पे करते हैं। लेकिन गांवों में आज आप जाओ तो ऐसे मेन सड़क पे नहीं करते, पहले मेन सड़क पे से 5 फुट या 6 फुट की पतली गली लंगे, तब उसमें घर का दरवाजा देंगे, और मेन फ्रंट की तरफ जो होगा, मेन रास्ता जो होगा, सड़क चौड़ी जो होगी उसकी तरफ जा एक रोशनदान वगैरह बना, जंगला भी नहीं बनाएंगे, ऊंचा सा रोशनदान बना देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हमारे में प्राइवेट बना रहे, अगर हम खुले में बनाएंगे तो निकलता बढ़ता हर आदमी उसे देखेगा। अच्छा, वहां पे जो दरवाजे मिले वो ज्यादा ऊंचे नहीं मिले, छोटे, पटाव उनका कम है, 5-5, 6-6 फुट के दरवाजे। इसका मतलब या तो आदमी अगर लंबा भी रहा होगा तो झुक के करके वो अंदर घुसता था। छतों के जो पटाव है, छत ज्यादा ऊंची नहीं है, 6-6, 7-7 फुट ऊंची है ज्यादा से ज्यादा,
6 फुट 6.5 फुट ऊंची छत के पटावे का जीने भी बने हुए हैं और दुमंजर मकान भी वहां खुदाई में शहर पूरा का शहर। और शहर जो मिला है कम से कम 3 बाई 3 किलोमीटर का करीब का शहर मिला है, जो आजकल छोटे बहुत शहर ऐसे हैं जो आज भी 3 किलोमीटर नहीं, जैसा हमारा सिकंदराबाद है ये भी 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर में है, लेकिन वो 3 बाई 3 किलोमीटर के शहर कम से कम इतने चौड़े शहर मिले, इसका मतलब बहुत बड़ा शहर रहा होगा। अच्छा, उसमें सभ्यता जो बसी है, जो ऊंचा हिस्सा बनाया गया शहर में, तो उसमें तो धनाढ्य लोग और बढ़िया पक्के मकान बनाए गए। और जिधर की तरफ नाला निकल के गया है उधर की तरफ नीचे ढलान है और नीचा हिस्सा है, उधर की तरफ जो पिछड़ी जाति के लोग थे, कमजोर वर्ग के लोग थे, वो रहते थे, जो सफाई वगैरह करना, देखभाल करना, पशुपालन करना, वो लोग रहते थे। फिर उसके बाद में शहर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाकर वहां से खेती वगैरह होती थी और वो सड़कें गांवों तक निकल के गई हैं उस शहर से। और कुएं घरों में, हर घर में कुआं मिला है, और कुआं इस प्रकार का मिला है कि आधा कुआं तो घर के अंदर है और आधा कुआं घर के बाहर है। मतलब बाहर का आदमी अगर पानी पीना चाहे तो बाहर से बाहर पानी पी ले, उसे घर में नहीं आना पड़ा। शौचालय भी मिले हैं, पुराने टाइप के शौचालय भी मिले और पानी निकलने की निकासी बहुत अच्छी है। गुसल खाने भी मिले हैं जिनकी छत पटी हुई नहीं है, केवल मुंडेल बनी हुई है, एक तरफ से मुंडेल एक तरफ नहीं हो, जो आदमी घूम कर अंदर चला जाए नहा ले, इस प्रकार के मिले। आले भी मिले घरों में और ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो आधुनिकता को प्रदर्शित करती हैं। उसमें एक योगी की मूर्ति मिली है, एक कोई बुजुर्ग है, दाढ़ी वाला बुजुर्ग है, उसका धड़ मिला है, उसने जो शॉल उड़ा हुआ है इस तरीके से आधा बाजू करके, तो उसके यहाँ बॉर्डर बना हुआ कड़ा हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, उससे क्या पता पड़ रहा है कि पहले लोग क्या करने लगे थे, कपड़ों को पर डिजाइन बनाने लगे थे, काढ़ने लगे थे। ऐसे मिले एक छोटी सी तांबे की और जस्ते की मिली हुई मूर्ति मिली है, एक 10.5 सेंटीमीटर के करीब की मूर्ति मिली है, जो ढूंगे पर हाथ रखकर नाच रही है, नग्न अवस्था में नाच रही है। तो इसका मतलब नाच गाने का भी प्रयोग वहां होने लगा था। वाद्य यंत्र भी मिले, ढोलक वगैरह के भी मिले, जो मिट्टी के बर्तन मिले वो विशेषकर सलेटी कलर के मिले, धूसर सलेटी कलर के घड़े, चटके, मटके मिले और घड़ों पे भी डिजाइन वगैरह बने मिला है। सुराई वगैरह भी मिली है और एक उस पर पत्थर पर शतरंज कड़ी हुई मिली है। इसका मतलब जब शतरंज भी खेली जाती थी, पत्थर पर, एक पत्थर के टुकड़े पर शतरंज मिली है। एक बर्तन पर लोमड़ी की कहानी भी बनी हुई मिली है कि एक लोमड़ी है, वो जा रही है लेकिन उसे अंगूर खाती है, अंगूर के लिए लपकती है, लेकिन उसके अंगूर लपक में नहीं आते तो वो कह देती है अंगूर तो खट्टे। ऐसी कहानी वाला एक बर्तन भी मिला, उसमें ये कहानी बनी हुई है। लोमड़ी आई है, अंगूर देख रही है, उछल रही है, फिर अंगूर उसके हाथ में आए तो वो चली गई है, जिसे कहते हैं अंगूर, लोमड़ी की कहानी, अंगूर तो खट्टे। ऐसे मिले। एक बर्तन पर ऐसा भी मिला, कौवा उसमें मर्तबान में किंकड़ गिर रहा है और पानी पीने के लिए किंकड़ गिरता जा रहा है, जब पानी ऊपर आ गया तो वो पानी पी रहा। तो इस प्रकार की कहानी भी घड़ों, चटके, मटकों पर बनी हुई मिली है। और धनुष बाण मिले हैं। दूसरे उसमें ऐसी बहुत सी चीज मिली है। लेडीजों के लिए जेवर, जो बहुत ही सुंदर जेवर, बाजूबंद, गलाबंद, ये सब, तगड़ी वगैरह, पजेब, अंगूठी और टीका, नथ और ऐसी चीजें बहुत मिली हैं। उसमें सोने के आभूषण मिले, चांदी के आभूषण मिले हैं और बाट मिले हैं, तराजू बाट वगैरह, और ताबीज मिले। ताबीज पर मातृ देवी और पशुपति शिव की चित्र बने हुए मिले। इसका मतलब उस समय पर देवी जी की और शिव जी की पूजा होने लगी थी। ये सब चीज मिले। एक नादिया, जो बैल है जिसका कुब्बा लटका रहता है बैल के, वो बैल की एक ताबीज पर बने हुए मिले हैं। और तो जादू टोने के भी बहुत से मिले, लेकिन वहां पर कहीं भी मंदिर वगैरह नहीं मिला है। इसका मतलब उस समय मंदिर का आविष्कार नहीं हुआ था, केवल जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनकी लोग पूजा करते थे। जैसे बारिश हुई तो ईश्वर का नाम लिया, ऊपर हाथ जोड़ा का, ये उन्हें लगता था ऊपर कोई है जो पानी बरसा रहा है, कोई है जो ऊपर वायु बरसा रहा है, कोई है जो धूप बरसा रहा है। तो ये सब चीज वो ये सोचते थे ऊपर कोई दुनिया है इस संसार को चलाने वाला, जो ऊपर रहता है, ऊपर से इसको नियंत्रण कर रहा है। और उस समय जो कोई गुजर जाता था तो उसको जलाया नहीं जाता था, उसे दफनाया जाता था। तो दफनाया, जहां पर ऐसी लाशें, बॉडी मिली है, कब्र मिली है, उसमें उनके जो बॉडी दबाई गई है, तो उनके साथ घड़े में गेहूं, चावल, शक्कर, ऐसी चीज भर कर रखी गई है
और कहीं कहीं ऐसे भी मिला है कि कुत्ता भी संग में दफना दिया है, जो पालतू कुत्ता था उसे भी उसके संग डाल करके दफना दिया गया है। उसके कपड़े वगैरह, तलवार वगैरह, ऐसी चीज, हथियार वगैरह मिले। उन्हें लगता कि मरने के बाद वो अपनी दुनिया में इन चीजों का प्रयोग करेगा। तो इस तरीके की अवधारणा मिली है। तो ऐसी बहुत चीजें मिली हैं। ईंट के पक्के मकान मिले और गेहूं रखने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा करके पक्का, जिसे खत्ती कहते हैं, जो पुरानी गंज वगैरह होते थे जहाँ गेहूं रखा जाता, आज भी मिल जाएंगे हमारे काफी सिकंदराबाद वगैरह में है। वो खत्ती होती थी, उसमें गेहूं भर देते थे, नीचे गड्ढा होता था बड़ा कमरे के बराबर का, उसमें भरकर ऊपर गोबर से लीप कर उसका मुंह बंद कर देते थे और जब जरूरत पड़ती थी उसे निकाल लेते थे। तो खत्ती वगैरह भी मिली है, सिड्डियाँ मिली हैं और महल टाइप का सा भी मिला है, बड़ा बड़ा एक घर भी मिला है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में एक बहुत बड़ा जो मुख्य चीज है, एक स्नानागार मिला है। स्नानागार इस प्रकार का मिला है जो मथुरा में, जिसे पोथरा कुंड कहते हैं, पोथरा कुंड में भी ऐसा एक स्नानागार मिला, उसी समय का है। पोथरा कुंड मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास आप जाओगे तो बहुत बड़ा बना हुआ है। तो उससे सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी से उतरते जाओ और बीच बीच में कपड़े बदलने का भी स्थान है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, ऐसा उतर के नीचे तक पहुंच जाते थे कुएं के बराबर, क्योंकि कम से कम 30-40 फुट नीचे जाकर जमीन खोदते हैं जब पानी मिलता, तो वो नहाने के लिए नीचे पहुंच जाते थे। और उसमें पानी निकलने की व्यवस्था थी और गंदा पानी निकालने की भी व्यवस्था बनाई गई थी। पक्का सीमेंट का बना हुआ उसका, ईंटों का, और चूने की चिनाई करी गई थी। ये सब चीज वहां प्राप्त हुए। एक बंदर मिला है जिस ऊपर जो तार होता है, तार पर बंदर को चढ़ा देते हैं जो कूदता हुआ नीचे उतरता है। इस प्रकार का खिलौना एक बंदर भी मिला है। एक बैलगाड़ी भी मिली है, छोटी सी बच्चों की खेलने वाले खिलौना बैलगाड़ी, उसमें बैल लगा हुआ है और वो है। ये सारी चीज मिली है। और चक्की मिली है, आटा वगैरह पीसने के लिए चक्की मिली है, चाक मिले हैं। तो ये सारी चीज वहां प्राप्त हुई है सिंधु घाटी में। और बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार की चीजें हड़प्पा में भी प्राप्त हुई हैं, जो वहां से, तो जब वो देखते हैं तो ये पता लगता है दोनों एक ही टाइम की सभ्यता है। तो हड़प्पा में भी मिली है। और इसी प्रकार के खाली यही 2 शहर नहीं थे, इसी प्रकार के और भी शहर मिले हैं जो इधर की तरफ ही, जो ये पाकिस्तान का जो इलाका है, जो पहले तो पाकिस्तान भी भारत में ही था, क्योंकि अब इधर जो पंजाब वगैरह आ रहा है, तो इधर की तरफ पंजाब, राजस्थान, इधर की पाकिस्तान की तरफ भी बैठते हैं, पंजाब, राजस्थान, तो इधर भी, और गुजरात वगैरह मिले। तो इसमें राजस्थान में, पंजाब में रोपड़ मिला है, और गुजरात में लोथर मिला है, और राजस्थान में कलीबग्गा मिला है। और ये सभ्यता बिल्कुल उसी समय के, जब एक सी चीज खुदाई हुई है, तो मेरठ के पास बागपत में सिनौली वगैरह एक वो मिला है, आलमगीरपुर कहते हैं जिसे, वहां भी बिल्कुल वो बर्तन वगैरह वैसे सामान वगैरह मिले। तो इससे क्या होता है, जब कोई चीज एक सी मिलती है तो अंदाजा लग जाता है ये सभ्यता उसी समय की है। तो कहने का मतलब ये, जो पहले हमारे विद्वान लोग ये समझ रहे थे कि जो वैदिक काल आया सिंधु घाटी के बाद, जो वैदिक काल आया ईसा मसीह से 500, 700, 1000 साल, 1500 साल पहले, ईसा मसीह से 1500 साल पहले, जब वेद पुराण वगैरह बहुत लिखे गए, रामायण महाभारत लिखे गए, उस समय नगर बसने शुरू हुए, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी ये सारे शहर मिल गए, लोथर मिला है, रोपड़ मिला है, कलीबग्गा मिला है, आलमगीरपुर मिला है, हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, चुंदड़ो मिला है, पाकिस्तान में एक चुंदड़ो शहर मिला है। तो ये सारे शहर जो एक से टाइप के उस समय के मिले, तो उससे ये लगता है कि हाँ भाई पहले से ही शहर बसने शुरू हो गए थे, वैदिक काल से पहले ही शहर बसने शुरू हो गए थे। और सड़कें बहुत बढ़िया थी, दुमंजल मकान थे, दरवाजे थे, लकड़ी की किवाड़ थी, और उनमें रोशनदान वगैरह था, हवा की व्यवस्था थी, रसोई अलग होती थी, छत पे चढ़ने के लिए जीने वगैरह होते थे। तो जो आधुनिक आजकल के हैं वो सारी चीजें, बीच में एक चौक होता था बड़ा, पशुपालन होता था, गाय की भी पूजा करने लगे थे। तो ये जो लोग थे, कौन लोग थे, ऐसा इतिहास में ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग जो लोग थे भारत के मूल निवासी थे, असली जो निवासी थे भारत के, ये मूल निवासी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जब बसी हुई थी ईसा मसीह से कम 3000 साल पहले, तो ईसा मसीह से 3000 साल पहले, और ईसा मसीह को अब हो गए 2000 साल। तो अगर अब का से हिसाब लगाओ तो आज से 5000 साल पहले, और ईसा मसीह से हिसाब लगाओ क्योंकि ईसा मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, तो ईसा मसीह से 3000 साल पहले ये शहर बसे हुए थे। तो इसे मानते थे भारत के मूल निवासी थे, असली निवासी यही थे।
बाद में आर्य लोग ईरान इराक वगैरह से कुछ आर्य लोग आए, जिन्हें आर्य लोग कौन है, हम जो लोग हैं, हम आर्य लोग हैं। हम आए जो पंजाब में आके, विशेषकर पहले पंजाब में आए, पंजाब में बस गए, फिर यूपी में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आके बसे, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में आके बसे। और ये आर्य लोग जो है, ये कृष्ण जी वगैरह जो कृष्ण है और महाभारत के जो पात्र हुए, ये सब आर्य लोग थे। तो और इनसे पहले जो लोग थे वो जो थे भारत के मूल निवासी थे, ऐसा लोग मानते हैं। और ये हम जो लोग हैं, हम बाहर से आए बसे, और आकर के उनकी जो सभ्यता थी वो धर्म कर्म को कम मानते थे। तो यहाँ के लोगों ने, जो आर्य लोग आए, वो धर्म को बहुत मानने वाले थे, और वो 3 चीज को मानते थे, गाय, गंगा और गायत्री। गाय माता को, गंगा जी को, और उसके बाद में गायत्री कहते हैं हवन करना वगैरह। तो हवन वगैरह बहुत करते थे। और बाद में वैदिक युग आया, तो उनमें जो आश्रम वगैरह बने, मैंने पहले ही बताया था, सब वैदिक युग ही आया गया उसके बाद। तो इन्होंने क्या करा, इस पर कब्जा कर लिया और बस गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको मार कर भगा दिया और आर्यों ने कब्जा कर लिया। आर्यों के जो भगवान थे, देवता थे, वो थे इंद्र। इंद्र को अपना भगवान मानते थे, जो वर्षा के राजा थे इंद्र, ऐसा है। तो आकर के वो धीरे धीरे उसमें रम गए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी समय महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्ण जी, महाभारत का युद्ध, कृष्ण उसी समय थे। उस महाभारत युद्ध में इतना विनाशकाली युद्ध हुआ था कि जितनी भी सभ्यताएं थी वो सब समाप्त हो गई। बम वगैरह गिरे और आदि बहुत हथियारों का प्रयोग करा गया, और ये सभ्यता सब खत्म हो गई। लोग भाग गए, और वहां 2, 3, 5 हजार साल में टीले, आंधी तूफान चलती रही, पेड़ पौधे उग गए और वो टीले बन गए। सब लोग मर गए, 2-4 बचे तो वो जंगलों में, पहाड़ों की तरफ निकल गए लंबे। तो ऐसा भी मानते हैं, और ये बात कुछ साबित भी होती है, लगती भी है, क्योंकि उस समय के जितने भी शहर हैं सब बिल्कुल दबे हुए मिट्टी में मिल रहे हैं। खुदाई हो रही है और मिट्टी में मिल रहे हैं, और अब भी आगे खुदाई होगी तो आगे भी ऐसे बहुत शहर मिल सकते हैं। तो ऐसा भी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु में नदी में और रावी नदी में बाढ़, तूफान, बाढ़ वगैरह आई, और बाढ़ से सारे नगर क्या हो गए, समाप्त हो गए। पहले बांध वगैरह होते नहीं थे, तो ऐसा भी मानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भूकंप वगैरह आया होगा, तो उससे ये सभ्यता विनाश हो गया और लोग वहां सब खत्म हो गए, भाग गए। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से कुछ उल्कापिताएं आई, जो कुछ ग्रह में टक्कर वगैरह हुई, और उससे जो वो गिरा, तो सबका सब विज्ञान वगैरह सब बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ लोग बचे रह गए, उन्होंने बाद में इन बातों को वर्णन करते रहे, और वो आज तक हम तक मिल गई। अब जैसे कि आप समझ रहे हो, अभी हमारे चंद्रमा पे गए, सबको पता है, अभी चंद्रमा पे गए, भारत से एक यान चंद्रमा पे गया, और कोई विनाश हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, कोई भूकंप वगैरह कोई ऐसा है, तो ये बात जो बच जाएंगे उन्हें पता तो है कभी हमारे एक आदमी चंद्रमा पे गए थे। लेकिन आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेंगी, तो उस समय तो वो झोंपड़ियों में रह रही होंगी, उन्हें सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। रेल लाइन, टेलीफोन, बिजली, मोबाइल, ये सब ये केवल कल्पना पर रह जाएंगे। पहले तो ऐसा सामने शीशे पे आदमी आ जाता था, एक आदमी बात करता था, दूर से बात कर लेता था, पैसे रुपए लेन देन भी एक जगह से दूसरे। लेकिन जो नई सभ्यता बनेगी, जिन्हें ये चीज देखनी है, वो सब इसको क्या समझेंगी, काल्पनिक समझेंगी। वो कहेंगे ये सब काल्पनिक है, बेकार की बात है, कुछ नहीं। तो महाभारत की बात में जब विज्ञान बताता है, महाभारत की, रामायण की बात को, उस समय विमान था, रामचंद्र जी विमान से आए थे, और कृष्ण जी ने ऐसा चक्र चलाया था, और ऐसा युद्ध में वो छोड़ा था, तो ये सारी चीज जो बता रहे, तो आज के जो लोग हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं, वो सब जो विज्ञान था वो सब समाप्त हो चुका था, हम उन बातों को झूठ और बेईमानी समझ रहे हैं कि भाई झूठी बात है, लेकिन वो झूठी बात नहीं है, सत्य है। अब देखो, पहले जो लाइन बिछी हुई थी, टेलीफोन की लाइन, शहरों के बीच में तार जमीन में बिछा के लाइन बिछी थी, खूब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, और अब वो लाइन वगैरह का प्रयोग बंद हो गया, वो लाइन खत्म हो गया, मोबाइल आ गया। लेकिन कल को ये लाइन आगे चल के कोई घर बनाएगा, सड़कों में दबी पड़ी है, कभी सड़क इधर उधर होंगी, कटेंगी, तो वो तार बिछे हुए मिलेंगे, और कोई ये कहेगा ना ये तार लाइन दिल्ली से बंबई या कलकत्ता तक जा रही थी, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, भाई ऐसे कैसे चली जाएंगी, ये तार को बिछा दी। तो ऐसा ही विज्ञान क्या होता है, समय समय पर समाप्त होता रहता है, नई सभ्यता आती रहती है। हमारे वेद पुराण वगैरह में भी कहा गया युगों को, जैसे सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये युग का ही युग ही यही है। और एक युग का जो वैसे तो बहुत उम्र बताते हैं कि इतने साल का, लेकिन युग ज्यादा नहीं है, 5-5, 7-7 हजार साल में सभ्यता द्वारा से समाप्त होकर पनपती रहती है।
तो जैसी ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पनपी, ऐसी सभ्यता मिस्र में भी, मिस्र देश में भी उस समय पनपी हुई थी। मिस्र के पिरामिड वगैरह बने, चीन में भी थी ये सभ्यता, जो चीन की दीवार वगैरह उस समय पर बनी। तो बहुत कुछ उस समय की जो समकालीन सभ्यता कहते हैं उसके समकालीन थी। फरात की, मिस्र की, भारत की, चीन की, ये विशेष सभ्यताएं थी जो उस समय पर बसी हुई थी, लोग बसाने लगे थे। तो ये सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे विधिवत रूप से, और आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका जो मुख्य चीजों को बताएंगे। आज तो केवल बेस बताया ताकि आप इसमें रुचि पैदा कर सको, आपको पता लग सके कि सभ्यता क्या थी। रटने का काम बाद का है, पहले हम इसमें बताएंगे कौन से सन में किसकी खोज हुई, कौन से सन में किसकी खोज हुई, किसने खोज करी, क्या मिला, ईंट की नाप क्या थी। जो बारीकी में चले जाएंगे तो बारीकी पर उसमें पहले हम अपना रुचि पैदा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रति। तो हम सब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, फिर उसके बाद में आगे का हम रुचि लेते बारीकी में चलते जाएंगे। भाई कितनी नदी पे था, कितनी दूरी थी, बिल्कुल बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका आपको पूरा अध्ययन करना है, और इसमें से टीजीटी में काफी मात्रा में इसमें से प्रश्न आ जाते हैं। और मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता बहुत हार्ड है और बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बहुत प्रश्न है, लेकिन मैं जो मुख्य हैं और पिछले 12-14 साल में जो टीजीटी के प्रश्न आए उन्हें तो कवर करूंगा ही, और रोचक बातें समझाते हुए आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये सरलता से याद हो जाए, और जब आप टीजीटी के पेपर दो तो आपको अनुमान लगाने में आसानी रहे कि भाई क्या समझाया था, कि उस समय पे क्या की खेती होती थी, कैसे वो बनते थे, क्या ताबीज होते थे, ताबीज पे क्या लिखा होता था, कितने होते थे, किस धातु के होते थे, क्या क्या चीज प्राप्त हुई है, ऐसी सभ्यता और कहाँ मिली है, वो दूसरी सभ्यताओं से मिस्र वगैरह से उनका संपर्क था नहीं, वो ये सारी चीज हम देखेंगे। वो पानी के जहाज का भी प्रयोग करते थे, नाव का भी प्रयोग करते थे, कौन से पशुओं को पालते थे और पक्षियों को कौन सा पालते थे, किन की पूजा करते थे, क्या उनकी वो थी, स्त्री किस प्रकार से रहती थी, स्त्रियों का काम क्या होता था, ये सब खुदाई में जो अवशेष मिले उन सब पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। सारी चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, और यही अध्ययन हमारे आगे चल करके पूरी तरीके से वो करेगा। तो मैं इसका कुछ नोट्स हैं आपके पास डाल दूंगा।